हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट 3 के बारे में। और इसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 यूनिट की वीडियो नहीं देखी है, पहले और दूसरे की, तो जाकर पहले उसको देख लीजिए, फिर आकर इसको देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलो हमेशा की तरह सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पूरे वीडियो में किन किन टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इट्स फेसेस की बात करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका रोल क्या होता है एक प्रोजेक्ट में, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। कुछ ट्रेड्स होते हैं जो एक गुड प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे, प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में देखेंगे क्या होता है। और इससे कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि टेक्निकल अप्रेजल, इन्वायरमेंटल, मार्केट मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स नहीं हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही हैं, तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और आपके एग्ज़ाम में और आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे बहुत अच्छे हो जाएंगे। और हमेशा की तरह ये वीडियो लास्ट में हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो चलो फटाफट सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इट्स फेसेस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है और इसके जो फेजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट क्या होता है। तो ध्यान समझना, तो प्रोजेक्ट क्या होता है, ये एक तरह का यूनिक और एक शॉर्ट टाइम का, ठीक है, शॉर्ट टाइम का एक तरह से कह सकते हैं कि कोशिश कह सकते हैं। शॉर्ट टाइम की जो एक चीज़ होती है जिसे शॉर्ट टाइम में करना होता है, और एक प्लान्ड ऑब्जेक्टिव होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि प्रोजेक्ट वो होता है जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ सकते हो कि एक फार्मा की कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से, सॉफ्टवेयर कंपनी से एक प्रोजेक्ट बनवाना चाहती है, वो अपने लिए एक वेबसाइट बनवाना चाहती है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बोल देगी वेबसाइट बना के दे दो और वो आराम से वेबसाइट कुछ सालों में बना के देगी, नहीं देगी ना, तो वो प्रोजेक्ट नहीं होता है जैसा मन करे वैसा बना के दे दे, नहीं। यानी कि वहाँ पे एक यूनिक होता है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है और प्लान्ड होता है पूरा ऑब्जेक्टिव, ये चीज़ें मुझे चाहिए, इतने इतने टाइम के अंदर मुझे चाहिए, इसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि तीन मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है प्रोजेक्ट के। पहला होता है आपका टाइम, पहला टाइम होता है, एक कॉस्ट होती है और तीसरी क्वालिटी होती है। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। यानी कि जब कोई प्रोजेक्ट किसी कंपनी को दिया जाता है बनाने के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले टाइम बाउंडेशन देखी जाती है कि आप 15 दिन में या 1 महीने में बना के प्रोजेक्ट देंगे। कॉस्ट देखी जाती है कि क्या एक फिजिबल अमाउंट में क्या ये प्रोजेक्ट बन जाएगा कि नहीं बनेगा। क्वालिटी एंड द लास्ट में देखी जाती है कि जब प्रोजेक्ट बन जाए तो क्वालिटी अच्छी हो, ऐसा ना कोई वेबसाइट बन जाए कि हैंग हो जाए, या और भी कोई दूसरा प्रोजेक्ट हो कि प्रोजेक्ट बने तो उसकी क्वालिटी बेकार हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट होता है कि कोई कंपनी ने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को दे दिया बनाने के लिए। अब जब वो सॉफ्टवेयर कंपनी के पास गया, एससी मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी के पास गया, तो अब यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने की ज़रूरत है, मैनेज करने की ज़रूरत है। अब मैनेज क्यों करना है कि इस तरीके मैनेज इसलिए करना है कि वो प्रोजेक्ट गिवन टाइम के अंदर डिज़ायर्ड कॉस्ट के और क्वालिटी जिस तरह से उसे चाहिए वो सारी चीज़ें हम अचीव कर पाएँ। इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है, ताकि सारा फ्लो एक अच्छे तरीके से चल सके। तो अगर हम प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं तो इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अगर कोई कॉलेज में फैकल्टी वगैरह के लिए मैनेज करते हैं तो फैकल्टी मैनेजमेंट हो जाती है वो। तो ऐसे ही मैनेजमेंट का काम आपका प्रोजेक्ट में आता है, ताकि हम ये सारी चीज़ें जो टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ये सारी चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकें। तो पहले नंबर पॉइंट पे देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस होता है ऑफ लीडिंग द वर्क ऑफ अ टीम टू अचीव ऑल प्रोजेक्ट गोल्स विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट। कुछ गिवन कंस्ट्रेंट होते हैं और कुछ प्राइमरी कंस्ट्रेंट जो होते हैं, जैसे कि आपका स्कोप होता है, टाइम होता है, बजट होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का ये बेसिकली मेन होता है, ठीक है। तो यानी कि जो भी गिवन कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है, जो भी गिवन कंस्ट्रेंट होते हैं उन सारे को एक गिवन टाइम के अंदर सारी चीज़ों को अचीव किया जाए, ठीक है। एक प्रोजेक्ट में जितने भी कंस्ट्रेंट हैं उसको सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए एक टीम के थ्रू सारी चीज़ों को अचीव किया जाए। यानी कि इसमें एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तभी हम लोग प्रोजेक्ट की एक लाइफ साइकिल देखेंगे, उसी की मदद से हम सारी चीज़ों को करते हैं और हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है।
और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, यूज ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स टू डिलीवर समथिंग ऑफ वैल्यू टू पीपल। इसमें हम नॉलेज, स्किल, टूल्स एंड बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसकी बदौलत हम कोई भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाते हैं, जिससे भी हम लिए होते हैं। और ये नीचे कुछ कंस्ट्रेंट थे, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ फेजेस के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो फेजेस होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है इनिशिएशन फेज। तो इनिशिएशन फेज, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़े होंगे तो उसमें आपको एक प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल मिली होगी वहाँ पर भी, तो उससे आप थोड़ा यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। सारी चीज़ें वही हैं, इसमें थोड़ा चेंज करके आप लिख दोगे तो काम चल जाएगा। तो इनिशिएशन फेज़ में क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है यहाँ पे देखो, इनिशिएशन फेज़ में एक कंपनी जो बनवाना चाहती है अपना प्रोडक्ट, तो वो आएगी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास या जो भी किसी के पास जाए हो। मैं एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेके आपको बस बता रहा हूँ, ताकि ये आप सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर वो आता है क्लाइंट, जो भी क्लाइंट होता है वो कंपनी के पास जाता है और वहाँ पे सारी चीज़ों को बताता है कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो सारी चीज़ें वो सुनता है, नोट करता है, यानी कि यहाँ पर इनिशिएशन फेज़ है, यानी कि यहाँ पे क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली गई है। तो क्लाइंट सारी चीज़ें तो बता के चला जाएगा कि मुझे इतने टाइम के अंदर चाहिए, ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, इतने बजट में हो, ये सारी चीज़ें वो बता के चला जाता है, ठीक है। तो वो इनिशिएशन फेज़ होता है, यानी कि एक कंपनी उस क्लाइंट के सारे ऑब्जेक्टिव को लेती है और उसे नोट करती है, जो भी गोल उसका है वो सारी चीज़ें नोट करती है। फिर उसके बाद अब तो उसका क्लाइंट का काम खत्म, अब प्लानिंग का काम शुरू रहता है। प्लानिंग जो होता है बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अब प्लानिंग को हम एक तरह से कह सकते हैं, जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो आगे देखेंगे, और जो फेजेस कह सकते हैं, फेजेस में एक तरह से हार्ट होता है ये प्लानिंग अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो ये आपका एग्जीक्यूशन हो गया, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग हो गया, क्लोजर, ये अच्छे तरीके से आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे हार्ट बोलते हैं। तो प्लानिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव वो क्लाइंट बताकर गया है, ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉय की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक कि वो सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनवाना चाहता है, तो वहाँ पर वो डिज़ाइनर को है उठाएगा अपनी टीम में, मतलब अपनी टीम में रखेगा एक बंदे को, और बैक एंड फ्रंट एंड के लिए ऐसे रखेगा सबको। तो यानी कि प्रॉपर प्लानिंग करेगा और प्रॉपर प्लानिंग इस तरीके से करेगा कि कौन सा एम्प्लॉय किस वीक में कौन सा काम करेगा, वीकली वाइज, जैसे कि एक महीने में, एक मंथ में उसे प्रोजेक्ट बना के देना है अपने क्लाइंट को, तो वो वीक वाइज सारे चीज़ों को असाइन कर देगा कि ये एम्प्लॉय ये काम करेगा, एक हफ्ते में इतना रेडी होके आ जाना है। तो सारी चीज़ों को वो डॉक्यूमेंटेशन कर लेगा कि अब से स्टार्ट करना है, अब तक ख़त्म कर देना है, कहाँ पे टेस्टिंग होगा, कहाँ पे डेवलपमेंट होगा, वो सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन कर लिया जाता है और फिर उसके बाद काम शुरू किया जाता है। तो अगर समझ लीजिए कि प्लानिंग अच्छे तरीके से नहीं की गई एक टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपका आगे का काम कैसे होगा, कुछ चीज़ें मिसमैच हो जाएंगी और आपका प्रोजेक्ट टाइम पे बनेगा नहीं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है आपका प्लानिंग के बाद होता है और बेसिकली इसको एक्शनेबल किया जाता है, एक्शनेबल फेज कहा जाता है, यानी कि इसमें एक्शंस लिए जाते हैं। एक्शंस क्या लिए जाते हैं, इसमें एक्चुअल में प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, ठीक है। पीछे तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की गई थी, इसमें बेसिकली आपका प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। जो भी टाइम बाउंडेशन थी आपकी, जो भी एम्प्लॉय वगैरह को असाइन किया गया था, उसके अकॉर्डिंग इसमें सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन किया जाता है और एक टाइम बाउंडेशन के अंदर वो सारी चीज़ें कर दी जाती हैं, ठीक। अब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज। इसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है, यानी कि एक हफ्ते में ये काम करके दिया कि नहीं दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना यार मैनेजर का बहुत प्रेशर है, काम करके देना है, यानी कि वो मॉनिटरिंग फेज ही चल रही होती है। तो उस मॉनिटरिंग फेज में सारे को देखा जाता है कि हाँ प्रोडक्ट कहाँ तक बन गया, अगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या इसमें एरर्स आ रही है या बजट में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, या कुछ चीज़ें खरीदना है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो बजट असाइन करता है और पैसे देता है, टाइम असाइन करता है, जो भी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉय को होते हैं वो सारी चीज़ों को देखता है। तो इन सारे चीज़ों को मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है। अगर मान के चलिए या मॉनिटर नहीं किया जा रहा है उसके बीच में, तो ये तो अपना काम करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, पता नहीं ये सही करके दिए हैं गलत करके दिए हैं। लास्ट में जब सारे मॉड्यूल को कनेक्ट किया जाएगा तो
तो पता नहीं प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा सही से। तो यानी कि मॉनिटर करना और कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब मॉनिटर कंट्रोलिंग अच्छे तरीके से किया जाता है तो प्रोजेक्ट बनके बहुत अच्छे से रेडी होता है, टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपका आता है क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट क्लाइंट को डिलीवर कर दिया जाता है, हैंडशेक किया जाता है जिस तरीके से आपको इमेज में दिख रहा है, और यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। और यहीं पर नहीं, एक मेंटेनेंस का भी पार्ट आता है, ताकि जो मेंटेनेंस, आपको पता है कि मेंटेनेंस हमेशा होती रहती है उस वेबसाइट की या जो भी प्रोडक्ट रहेगा, तो उस क्लाइंट को डिलीवर कर दी जाती है। इन फ्यूचर अगर क्लाइंट को कुछ मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है या कुछ अपडेशन की जरूरत पड़ती है तो वो कॉन्टैक्ट फिर करता है। यानी कि यहाँ से आपका प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है ऑन द टाइम और एक अच्छा फीडबैक मिलता है आपके कंपनी को। तो ये सारी चीज़ें कुछ फेजेस थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। आखिर में ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है भाई साहब, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? आखिर में इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्या हम इसके बिना हम प्रोजेक्ट को नहीं बना सकते, प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर सकते? क्यों आखिर में इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? तो बेसिकली सबसे पहले पॉइंट पे इंपॉर्टेंस में आता है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में क्या होता है कि जो भी क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया उसकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। यानी कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के, ध्यान दीजिएगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो लिंक हो, वो मैच कर रही हो, ठीक है। और जो भी उसके ऑब्जेक्टिव हैं उस प्रोजेक्ट बनने के बाद सारे ऑब्जेक्टिव उससे अलाइन हों। तो वो सारी चीज़ें इसमें दी जाती है कि स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है जिसकी मदद से जो भी क्लाइंट का ऑर्गेनाइजेशन है उससे सारी चीज़ें अलाइन हो सके। तो ये काफ़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इस्टेब्लिश प्लान एंड शेड्यूल। इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मदद से हम प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और शेड्यूलिंग करते हैं। यानी मैंने प्लानिंग फेजेस जो मैंने अभी बताया कि उसमें प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उसे हर्ट कहते हैं फेज में। यानी कि अगर प्लानिंग अच्छे तरीके से करते हैं तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो पाती हैं। और शेड्यूल मैंने यही बताया कि किस एम्प्लॉय को कौन सा काम करना है, किस वीक में कौन सा काम ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें शेड्यूल की जाती हैं ताकि अच्छे तरीके से काम हो सके। थर्ड नंबर पर आता है क्लियर फोकस एंड ऑब्जेक्टिव। अब देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट आता है क्लियर फोकस एंड ऑब्जेक्टिव, कि आप इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि अगर हम इसको लेके चलते हैं तो लास्ट में जो भी हमारा गोल होगा उसे हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर आप सारा काम छोड़ देते हो अपने टीम पे करने के लिए, ठीक है, सारा काम अपना छोड़ देते हो, लो भाई टीम करो, वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर को हटा दो, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर को हटा दो और बोल दो कि टीम को लो अपना काम करो। तो वहाँ पर अगर कोई एक सीनियर नहीं रहेगा वहाँ पे तो सब लोग अपना अपना काम करते रहेंगे। कोई कुछ डेवलप कर रहा है, कुछ और कर रहा है, कोई कुछ टाइम पे कोई डिलीवर कर रहा है, कुछ और कर रहा है, और फिर टाइम प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। यानी कि जब यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो जो भी टीम मेंबर्स होते हैं उनका जो क्लियरेंस होता है माइंड में कि भाई तुझे ये काम करना है, तुझे ही करना है, ये इतने टाइम पे ही करना है, ऐसे करना है, तो उसको क्लियर फोकस रहता है, वो फोकस रहता है अपने काम पे। वो और नहीं सोचता कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना, नहीं, वो बस अपने काम पे फोकस्ड होता है। और ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसे ऑब्जेक्टिव ही पता होता है, और ऑब्जेक्टिव जब पता होता है उसे क्लियरली, तो वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करता है और प्रोजेक्ट आपका अच्छे तरीके से बनता है। तो यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आती हैं। लीडरशिप, अब देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर लीडरशिप होता है। अब आपको पता है कि अगर एक टीम के अंदर एक लीडर ना हो तो टीम अच्छे तरीके से काम नहीं करती है, क्योंकि जो लीडर होता है वो रास्ता दिखाता है। अब मान चलो 10 लोग हैं, 10 रास्ता फिर बताने लगेंगे अगर इंडिविजुअली काम करते हैं। इसलिए वहाँ पे एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है, एक लीडर की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी लीडर वैसे ही बना दिया जाता है, नहीं, लीडर जो होता है वो पूरा मोटिवेशन आपको सबको दे रहा होता है, उसके पास एक क्लियर विजन होता है, वो जान रहा होता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है, वो सारी प्रॉब्लम को टैकल करना जानता है, जो भी कुछ परेशानियां आती हैं उन सारी चीज़ों को टैकल करना जाता है, जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी परेशानियों को समझता है। तो वो लीडरशिप के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिसकी मदद से सारा काम आपका बहुत अच्छे फ्लो में हो रहा होता है, ठीक। रिड्यूस्ड कॉस्ट, अब देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने बताया ना प्लानिंग फेज था, अगर प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाती है तो वहाँ पर जो आपकी कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम कर दी जाती है आपके प्रोजेक्ट की। अब आप कह रहे हो कि कॉस्ट अगर कम होगी तो दो फायदे हैं। एक तो जो क्लाइंट आपका बनवाने आ रहा है, जो क्लाइंट है,
क्लाइंट जो आपका अपना प्रोजेक्ट बनवाने आ रहा है कंपनी के पास, उसके पास पहला एडवांटेज ये हुआ कि उसे कम पैसे में प्रोजेक्ट बन के मिल जाएगा, और दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन अगर कम खर्चे में अगर बना देती है वो प्रोजेक्ट, तो यानी कि उस कंपनी को फायदा हो रहा है जो सॉफ्टवेयर बना रही है, तो यहाँ पर ये फायदा होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मदद से हम किसी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम टाइम में बना सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। अब क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि आपकी क्वालिटी कंट्रोल भी, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंट्रोल की जाती है। ऐसा होता है कि आपका प्रोजेक्ट बनाया जाता है, सारे फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपकी क्वालिटी पर कोई कंट्रोल ही नहीं, मतलब ऐसा तैसा बना के दे दिया जा रहा है, नहीं, आपके पूरे प्रोडक्ट पे पूरी कंट्रोल रहती है, ताकि जो बनवाने आया है क्लाइंट आपका उसके पूरे ऑब्जेक्टिव से मैच करे। यानी कि यहाँ पे क्वालिटी पे कंट्रोल किया जाता है, सारी चीज़ों को देखा जाता है और एक अच्छी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव से मैच करा के क्लाइंट को डिलीवर की जाती है। तो यही होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है। ठीक है, तो रोल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे तरीके से समझना, काफ़ी ईजी है, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले प्लानिंग, मैंने पीछे जो प्लानिंग बताई वह पूरा वही छाप दीजिएगा अच्छे तरीके से, बस वही है और कुछ नहीं है। लीडिंग भी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम लीडिंग में कैसे होगा, कि जो टीम है, पूरी टीम को लीड करना, उन्हें बताना कि कौन सा काम तुम्हें कब करना है, कैसे करना है, जो भी रिसोर्सेस वगैरह होते हैं उनको प्रोवाइड करना, जो भी जरूरी रिसोर्सेस वगैरह होते हैं उन्हें प्रोवाइड करना, टाइम पे टास्क असाइन करना, और जो भी लोग काम कर रहे हैं उस पर आंख गड़ाए बैठना कि काम ये बंदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखना। फिर एग्जीक्यूशन फेज में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि एग्जीक्यूशन, जब कंपनी सारे लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, सारे स्टेजेस से होकर गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ों को देखना, लोगों से कम्युनिकेट करना, जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह है उनको देना। ठीक है, जो भी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूशन में टीम मेंबर्स अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी, कुछ बजट बढ़ाने की बात होगी, तो सारी चीज़ों को वहाँ पे देखना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। टाइम मैनेजमेंट, ठीक, टाइम मैनेजमेंट आपको पता है कि बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है। तो इस चीज़ को भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही हैंडल करता है। जैसे कि वही फिर बात आ गई एम्प्लॉय पर कि टाइम को मैनेज करता है कि ताकि जो क्लाइंट को डिलीवर करना है प्रोजेक्ट उस टाइम पे उसे डिलीवर किया जा सके, और जो भी एम्प्लॉय हैं वो टाइम से काम कर सके, जो भी टास्क असाइन है वो टाइम पे करके दे सके, और सबके बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो। यानी कि एक हफ्ते में काम करने के लिए दिए हैं तो 2 हफ्ते ले ले, नहीं, ऐसा नहीं, वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन करता रहता है। बजट का भी वही सीन है जो मैंने पीछे बताया, वही आपको यहाँ पे है कि बजट में एक और चीज़ आता है प्रोजेक्ट मैनेजर रोल में, कि जो कंपनी, जो एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं, कि वहाँ पे देखो काफ़ी चीज़ें बाई करनी पड़ती है, जैसे होस्टिंग, मान लो बहुत सारी चीज़ें बाई करनी पड़ती है, कुछ रिसोर्सेज खरीदने पड़ते हैं, तो जो बजट प्रोवाइड करना होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। या फिर कभी कभी होता है कि एम्प्लॉय काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें फेल भी होती हैं, तो बजट डाउन होता है, लॉस भी होता है, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है कि हाँ वो फिर से बजट असाइन वगैरह करा देता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि जितने भी सारी चीज़ें काम हो रहे हैं उन्हें डॉक्यूमेंटेशन करना, और डॉक्यूमेंटेशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंटेशन में, जब डॉक्यूमेंटेशन इसलिए करते हैं कि बाद में एक प्रॉपर एनालिसिस करने में बहुत काम आता है। सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। डेटा में जैसे कि आप लोग देख सकते हो वर्बल जो होता है, कुछ रिटन स्टेटस रिपोर्ट होते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, लास्ट में इसको एनालिसिस किया जाता है। फिर मेंटेनेंस वाला पार्ट आता है, मेंटेनेंस में प्रोजेक्ट मैनेजर का काफ़ी रोल होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन करके तो रखता ही रखता है, और जब मेंटेनेंस की बात आती है तो मेंटेनेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल होता है। यानी कि कोई प्रोजेक्ट बन गया तो मेंटेन भी तो उसे करना है। ऐसा तो नहीं प्रोजेक्ट बन गया और फिर उसका काम खत्म हो गया, नहीं, उसे प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। और एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर वही होता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए ताकि बाद में उसे मेंटेनेंस वगैरह भी आसानी से किया जाए। यानी कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर चला भी जाए तो दूसरा अगर आए तो आसानी से सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को समझ सके, जो भी एम्प्लॉय है उसे देख सके, समझ सके कोड को, और वो आसानी से फिर उसमें मेंटेनेंस वगैरह कर सके। तो ये कुछ रोल थे प्रोजेक्ट मैनेजर के। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब हम बात करते हैं कुछ ट्रेड्स की जो कि एक गुड प्रोजेक्ट मैनेजर के होते हैं। ट्रेड्स मतलब लक्षण भाई, होता है ना, पहले लोग बोलते थे कि इस लड़के के लक्षण कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही लक्षण होते हैं। और देखो कुछ जो ट्रेड्स है ना, आपको तो मुझे नहीं लगता इसमें बताना पड़ेगा। लीडरशिप स्किल आप लिख सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर की जो कम्युनिकेशन स्किल तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसे कम्युनिकेशन हर जगह करना होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है बीच बीच में, तो उसे टैकल करना आना चाहिए। तो देखो
तो ये सारी चीज़ आप आराम से लिख सकते हो। गुड नेगोशिएशन स्किल, इंथुजियाज्म होना चाहिए, टीम बिल्डिंग स्किल होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कंपिटेंस, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आप आसानी से लिख लोगे। तो मुझे लगता है कि एक करके फिर से समझाने की ज़रूरत है, आप आसानी से लिख सकते हो। मैंने हेडिंग यहाँ पे दे दिया है आपको। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। तो ये भी नहीं बताना है, पीछे मैं समझा चुका हूँ। तो अगर फेज पूछता है और लाइफ साइकिल पूछता है तो आप आसानी से इनको बता सकते हो। तो देख रहे हो कितना आसान होता जा रहा है हमारा आगे। तो आसानी से इसे बता सकते हो, ये आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल। अप्रेजल चलो समझते हैं। अप्रेजल को समझने से पहले बात करते हैं इस चैनल के बारे में। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और एक कमेंट कर दो कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर मी। बस इतना कर दो कि हेल्पफुल वीडियो, और मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो चलो बात करते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में। और अप्रेजल की अगर बात करें इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो अप्रेजल को हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन कहते हैं। अब आप कह रहे होगे कि इसका मतलब इसका काम क्यों आया, तो प्रोजेक्ट अप्रेजल का इसलिए काम आया क्योंकि भाई प्रोजेक्ट को तो मैनेज कर लिए, बहुत अच्छे से मैनेज कर लिए, प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। अब भाई उसका अप्रेजल तो भी करना है, उसका मूल्यांकन भी तो करना है कि भैया प्रोजेक्ट अच्छे से बना है कि नहीं बना है, टेक्निकली, इन्वायरमेंटली, मार्केट के अकॉर्डिंग, इन सारे चीज़ों के अकॉर्डिंग क्या ये हमारा सही प्रोजेक्ट है कि नहीं है, सुटेबल है कि नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। तो देखो, प्रोजेक्ट अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग। असेसिंग मतलब आकलन करना, एक तरह का प्रोसेस है आकलन करना। किसको आकलन करना? प्रोजेक्ट को आकलन करना। इन स्ट्रक्चर्ड वे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम आकलन करते हैं। द केस ऑफ प्रोसीडिंग विद अ प्रोजेक्ट और प्रपोजल और द प्रोजेक्ट विएबिलिटी। ठीक है, तो विएबिलिटी मतलब वो प्रोजेक्ट आपका कैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, कैसा काम कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मूल्यांकन करते हैं। इन सारी चीज़ों की, जो प्रोजेक्ट बना है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे से हम उसका अप्रेजल करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इट ऑफन इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग वेरियस ऑप्शंस, मतलब काफ़ी वेरियस ऑप्शंस को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि यूजिंग इकोनॉमिक अप्रेजल और सम अदर डिसीजन एनालिसिस टेक्निक्स होती है, उसकी मदद से हम अप्रेजल वगैरह करते हैं। और ये काफ़ी इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू इवैल्यूएट द की फैक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेक द विएबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट। यानी कि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है जिसकी मदद से हम एक प्रोजेक्ट के बिहेवियर को एक तरह से कह सकते हो हम चेक करते हैं। विएबिलिटी, उसके व्यवहार्यता को, मतलब वो काम कैसे करता है। विएबिलिटी मतलब व्यवहार्यता, यानी कि वो कैसे बिहेव करता है आपका प्रोजेक्ट, यानी कि वो मार्केट में कैसे बिहेव करता है और कैसे काम करता है, इन्वायरमेंट में कैसे बिहेव करता है। इन सारे चीज़ों को हम इस टूल की मदद से चेक करते हैं। वी कैन यूज वेरियस मेथड एंड टूल्स टू कमिट द प्रोजेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट ये यूज करते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, इन सारे चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल में। तो फिर इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल अप्रेजल। ये कुछ पार्ट हैं, तो उन सारे पार्ट्स की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले टेक्निकल अप्रेजल को समझो। टेक्निकल अप्रेजल इज द टेक्निकल रिव्यू। टेक्निकल एक तरह का रिव्यू होता है टू असर्टेन मतलब पता लगाना होता है, पता लगाना। देखो मैं हिंदी लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। असर्टेन मतलब पता लगाना होता है, मतलब टेक्निकल अप्रेजल एक तरह का टेक्निकल रिव्यू तो होता है। और पता लगाने के लिए, क्या पता लगाने के लिए, प्रोजेक्ट इज साउंड विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस पैरामीटर, यानी कि इन सारे पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो सही है कि नहीं है, अच्छा साउंड कर रहा है कि नहीं साउंड कर रहा है, इस सारे पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो इन पैरामीटर में आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है? टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में वो मत समझ लेना कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट वेरियस टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ आपके टेक्नोलॉजिकल या मतलब ये सॉफ्टवेयर वगैरह एप्लीकेशन वगैरह के टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं। तो टेक्नोलॉजी वाले में क्या आता है? देखो, टेक्नोलॉजी को आप एक तरह से कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या हो कि कोई चीज़ जब बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को यूज करना पड़ेगा, कुछ टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, कुछ मशीन्स वगैरह को लाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो मशीन को आप लोग यूज कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, क्या वो मशीन अच्छी है कि नहीं है, उसको मतलब अप्रेजल में देखे जाते हैं। यानी उन सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी एक आती है, और उसके अंदर जैसे कि प्लांट की कैपेसिटी आ गई, आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई, आउटलेज आ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। और एक चीज़ देखा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी वो लेटेस्ट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपका फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है।
तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। फिर आपका आता है टेक्निकल अरेंजमेंट। तो टेक्निकल अरेंजमेंट यानी कि जो भी चीज़ें आप टेक्निकली चीज़ें जो यूज कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, वो टेक्निकली जो अरेंजमेंट आप किए हैं वो सारी चीज़ एक दूसरे से आप कह सकते हैं कि कोलैबोरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है, सारी चीज़ अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तभी तो आपका प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो ये एक पैरामीटर उसके अंदर आता है। फिर प्लांट की कैपेसिटी आती है कि प्लांट की कैपेसिटी जैसे कि आप लोग ले सकते हो कि जितने यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं एक गिवन टाइम के अंदर, क्या वो सारी चीज़ें इस चीज़ मतलब जो टेक्नोलॉजी वगैरह आप लोग यूज किए हैं, टेक्निकल वगैरह कॉन्सेप्ट यूज किए उसमें मशीन वगैरह, क्या ये इतने गिवन टाइम पीरियड के अंदर आपकी इतनी यूनिट ये डेवलप कर पा रही है कि नहीं, इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की देखी जाती है, यानी कि आप कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें रॉ मटेरियल लगना ही लगना है, तो उसकी अवेलेबिलिटी वगैरह को देखी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर लोकेशन एंड साइट देखा जाता है, यानी कि ऐसा तो होता नहीं है कि आप कहीं ना कहीं आप वहाँ पे लाके आप लगा सकते हो या वहाँ पे आप काम करना शुरू कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉपर मार्केट देखा जाता है और वो चीज़ें देखी जाती है जहाँ पर एक अवेलेबल एरिया दिखा जाता है, जहाँ पर आपकी कॉस्ट इफेक्टिव हो, सस्ता हो, अनइंटरप्टेड हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। और वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो, तो इन सारी चीज़ों को लोकेशन एंड साइट के अंदर देखी जाती है। और कुछ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में आते हैं, तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्शन वगैरह में काफ़ी हेल्प करती है, तो ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए। स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क्स, तो स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क्स में जैसे कि आपका आ जाता है कि साइट का प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट आ जाता है, बिल्डिंग और उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह आ जाते हैं, आउटडोर वर्क वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज़ें आपके स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क्स के अंदर आ जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट ये है कि इट इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज टेक्निकली फिजिबल, यानी कि हमें लास्ट में इंश्योर करता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है। फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को बनाए हैं क्या फिजिबल है कि नहीं, यानी कि हम इसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर कोई कस्टमर इसे यूज करता है तो यूज कर पाता है कि नहीं, अच्छे से कर पाता है, ये सारी चीज़ टेक्निकल अप्रेजल के अंदर यानी कि फिजिबिलिटी के अंदर देखी जाती है। तो होप कि टेक्निकल अप्रेजल आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल अप्रेजल। इन्वायरमेंटल अप्रेजल क्या होता है? इन्वायरमेंटल अप्रेजल इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है मॉनिटर द रिलेवेंट इन्वायरमेंट, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स मतलब क्या होता है, कहने को तो धमकी होता है, तो थ्रेट्स अफेक्टिंग द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसीजंस। अब देखो इन्वायरमेंट अप्रेजल यानी कि इन्वायरमेंट मूल्यांकन में क्या होता है, यानी कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होती है मॉनिटर करती है इन्वायरमेंट में, यानी कि जो प्रोडक्ट बनाया गया है, जो पर्पज है, क्या वो मार्केट में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। और यहाँ पे कुछ फेजेस होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं जो कंसीडर किया जाता है इन्वायरमेंटल अप्रेजल को करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। ठीक, फर्स्ट फेज में क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल अप्रेजल में आता है आपका फैक्टर रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट, फैक्टर्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड फैक्टर्स रिलेटिंग टू स्ट्रेटेजीज। तो पहला आपका इन्वायरमेंट में आता है, यानी कि इन्वायरमेंट में ये देखा जाता है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं जो सेम ऐसी चीज़ें कर रही है इन्वायरमेंट में, तो यानी कि आप दो ऑर्गेनाइजेशन को इक्वली आप एक तरह से कह सकते हैं कि इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि वहाँ पे हमें देखना पड़ता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एंड इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से स्टडी करना होता है वहाँ पे। फिर दूसरे नंबर पर आता है फैक्टर्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या आ रहा होता है कि इसमें जो इन्वायरमेंटल अप्रेजल होता है फैक्टर्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें क्या देखता है, हम ऑर्गेनाइजेशन की साइज को देखते हैं। ठीक है, जो बिजनेस कर रही है वो किस मार्केट टाइप की है, किस मार्केट को कवर करती है, और क्या इसके सर्विसेज क्या हैं, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये कौन कौन से सर्विसेज एंड प्रोडक्ट को ये प्रोवाइड कर रही है, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। और फिर एक स्ट्रेटेजीज में आपका क्या होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट वगैरह जो हैं वो क्या आपके किस एज के लिए हैं, क्या ये जो भी सोसाइटी उसके लिए सही है कि नहीं है, कि लोग इसको एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, जो भी पॉलिसी वगैरह होती है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यहाँ पर एक क्रिटिकल इशूज आ जाता है, हायर प्रायोरिटी इशू आ जाता है, लो प्रायोरिटी इशूज आ जाता है। ठीक है, और फिर आपका थर्ड स्टेज आता है स्ट्रक्चरिंग द इन्वायरमेंट अप्रेजल। स्ट्रक्चरिंग द इन्वायरमेंट अप्रेजल में आपका क्या होता है कि इसमें हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक साइड हम लोग क्या करते हैं कि जो भी स्ट्रेंथ होती है, एक साइड हम पूरे स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ को रखते हैं, ठीक है, एक साइड स्ट्रेंथ को रखते हैं और दूसरी साइड हम लोग क्या करते हैं, वीकनेस को रखते हैं, वीकनेस को रखते हैं। तो इन दोनों को दोनों साइड रखने के बाद इसको अच्छे तरीके से देखते हैं और एनालिसिस करते हैं और दोनों साइड को कंपेयर करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो भी होता है ना अप्रेजल वगैरह वो परफॉर्म करते हैं। तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसका होता है मार्केट अप्रेजल। तो मार्केट अप्रेजल क्या होता है, मार्केट अप्रेजल इज वेयर एन एजेंट वैल्यूज योर प्रॉपर्टी फॉर सेल पर्पज एंड प्रोवाइड्स अ पॉसिबल गाइड प्राइस। यानी कि मार्केट अप्रेजल में क्या होता है कि एजेंट होता है जो आपके जो भी प्रोडक्ट होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसे दे लेता है, प्रॉपर एनालिसिस करता है और उस सेल पर्पस के लिए होता है और आपको एक प्रॉपर गाइड प्रोवाइड करता है कि ऐसे सेल करना है, एक प्राइस बता देता है कि हाँ इतने प्राइस पर सेट करना चाहिए ताकि मार्केट में अच्छे तरीके से ये जाएगा, हाँ अगर इतने रेट पर आप बेचते हो तो आपका बिक जाएगा। और वो ये भी बताया था मूल्यांकन करके कि हाँ आपने इतना रेट डिसाइड किया, अगर इतने पर बेचोगे तो क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें मूल्यांकन की जाती है यहाँ पर। इट ऑल्सो प्रोवाइड द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एन एजेंट टू गेट टू नो यू एंड योर प्रॉपर्टी। और जो ये अप्रेजल होता है ना, मार्केट अप्रेजल, ये आपके एजेंट को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आपके प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट मतलब आपकी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से जान पाए, ठीक है, आपको जान पाए और आपकी प्रॉपर्टी को जान पाए। फिर उसके बाद मार्केट अप्रेजल दस रेफर्स टू दैट फॉर्मल असेसमेंट, ठीक है, ये फॉर्मल असेसमेंट को भी रेफर करता है। इन जनरल मार्केट अप्रेजल इज समथिंग दैट वन गेट्स व्हेन वन द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी वुड आस्क देयर एजेंट अबाउट व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ देयर प्रॉपर्टी। यानी कि अगर वो टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ पूछता है तो भी यहाँ पे एजेंट बताया था, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसे पता होती हैं और मतलब होता है ना पीछे बताया कि उसे जानने का मौका मिलता है अच्छे तरीके से। और बेसिकली यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डिमांड एनालिसिस होता है, एक मार्केट एनालिसिस होता है। तो डिमांड एनालिसिस में क्या होता है कि ये बेसिकली आपका जब प्रोजेक्ट और जो प्रोडक्ट आप कह सकते हो मैन्युफैक्चर होने वाला होता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है। दो फैक्टर्स यहाँ पे देखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है ना, वैलिड डेटा का कलेक्शन जो होता है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बेस पे सारी चीज़ों को देखा जाता है और प्रिपेयर करने के बाद प्रॉपर एनालिसिस की जाती है। और वहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें होता है कि जो भी डिस्क्रिप्शन होता है प्रोजेक्ट का वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है और देखा जाता है कि किस एरिया के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, स्कोप वगैरह उसके देखे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कंपटीटर्स जो होते हैं वो सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। तो इसमें पूरी डिमांड एनालिसिस वगैरह की जाती है। फिर उसके बाद आपका आता है मार्केट एनालिसिस। तो मार्केट एनालिसिस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका होता है। तो इसमें आपका बेसिकली क्या होता है कि आपको पूरी मार्केट की एनालिसिस में की जाती है, मार्केट की स्टडीज़ की जाती है, बहुत सारे इशूज़ पे इसमें फोकस किया जाता है, उनको स्टडीज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें काफ़ी चीज़ों को जैसे कि प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ क्या होती है उन सारी चीज़ों को देखा जाता है और प्रमोशन करने के लिए मार्केट में उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है, काफ़ी चीज़ों को उसमें यूज़ किया जाता है ताकि आपके प्रोडक्ट को मतलब मार्केट में जब लॉन्च करें तो सक्सेसफुल हो। तो वहाँ पर मार्केट के ऊपर अच्छे तरीके से एनालिसिस वगैरह की जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और उसके बाद बात करते हैं हम मैनेजमेंट अप्रेजल के बारे में कि मैनेजमेंट अप्रेजल क्या होता है। तो मैनेजमेंट अप्रेजल में क्या होता है, मैनेजमेंट अप्रेजल इज द इवोल्यूशन ऑफ मैनेजर परफॉर्मेंस। बेसिकली इसमें मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। अब देखो एक कंपनी उसमें मैनेजर भी होता है, अब तो भाई मैनेजर की भी परफॉर्मेंस को तो इवेल्युएट करना है कि मैनेजर अच्छा है कि काम नहीं करता है। तो उसको करने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें को कंडक्ट करते हैं मैनेजेरियल में अप्रेजल में। तो बेसिकली मैनेजेरियल है, मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो मैनेजेरियल अप्रेजल में ये सारी चीज़ें होती हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट मैनेजर अप्रेजल टू बोथ मैनेजर एंड द कंपनी रीच द कॉमन ग्राउंड। यानी कंपनी इसलिए करती है ताकि वो तो जान पाए ना कि जो मैनेजर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, वो कंपनी के लिए अच्छा है कि नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। आपको भी पता है कंपनी के लिए अगर कोई भी एम्प्लॉय मैनेजर काम लायक नहीं होता निकाल के फेंक देती है। जो पहले नंबर पर टारगेट ओरिएंटेड अप्रेजल में इसमें एक रिव्यूअर होता है, ध्यान देना, एक रिव्यूअर होता है और एक भाई प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो रिव्यूअर क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर की सारी चीज़ों को वो रिव्यू करता है जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं और वो यूज करता है स्मार्ट मेथड। ध्यान देना, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। यस का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम सेंसिटिव। इनके बेस पे वो रिव्यू करता है प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है। तो रिव्यूअर सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करता है और जो मैनेजर के परफॉर्मेंस को देखता है और इसके बेस पे वो डिसाइड करता है भाई ये कैसा है। अब देखो 360 डिग्री इवोल्यूशन पे क्या होता है, अब 360 डिग्री आ गया तो आपको पता होगा कि चारों तरफ, यानी एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सारी चीज़ों को देखा जाता है, सारी चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाता है और उसको
किस बेस पे किया जाता है? फीडबैक बेस पे। बहुत सारे सोर्सेज से फीडबैक लिए जाते हैं, उसके बेस पे उसको किया जाता है कि हाँ ये सही है कि नहीं है। पीयर रिव्यू लिया जाता है, सेल्फ असेसमेंट दिया जाता है, कुछ सुपरवाइजर रिव्यू लिए जाते हैं, कुछ कस्टमर रिव्यू लिए जाते हैं। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद ये परफॉर्म किया जाता है। कन्वेंशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल देखते हैं। कन्वेंशनल में क्या होता है कि जो भी स्टाफ मेंबर्स वगैरह होते हैं, सीनियर स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये किया जाता है। और फिर उसके बाद आपका असेसमेंट सेंटर रिव्यू। असेसमेंट जैसे आ गया तो अब यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर को असेसमेंट वगैरह दिया जाता है, जिसको वो करता है और करने के बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि वो है कि नहीं है सही, ठीक है। और फिर उसके बाद अप्रेजल विद बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। तो बेसिकली इसमें जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके बिहेवियर को देखा जाता है। यहाँ पर फिर रिव्यूअर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। रिव्यूअर अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजर को रिव्यू करता है और देखता है कि कैसा इसका बिहेवियर है, सारी चीज़ों को देखता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता है, ठीक। फ्यूचर असेसमेंट अप्रेजल बेसिकली साइकोलॉजी लेवल पे होती है। आपको ही पता है कि अगर एक ह्यूमन की साइकोलॉजी नहीं सही है, कि यानी कि वो क्रिटिकल सिचुएशन को नहीं हैंडल कर सकता, यानी होता है ना कुछ लोग गुस्से से बोलते हैं तो गुस्से में जवाब देते हैं, यानी कि मैनेजर के पास एक तगड़ी साइकोलॉजिकल लेवल पे भी एक स्किल होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, ताकि वो अपने एम्प्लॉय को हैंडल कर सके, सारी चीज़ों को देख सके, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें सोच सके, ठीक, अपने दिमाग को शांत करके सोच सके। यानी ये पूरी साइकोलॉजी लेवल पर अप्रेजल हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। देखो ये सारी चीज़ें रहेंगी तभी तो वो टीम बिल्डिंग वगैरह अच्छे तरीके से कर पाएगा। कॉस्ट बेस्ड इवैल्यूएशन में क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे लास्ट में आता है कंपनी के फायदे की, यानी कि जो मैनेजर है काम कर रहा है, क्या वो कॉस्ट के बेस पे काम कर रहा है कि नहीं, यानी कि वो जो प्रोजेक्ट बनवा रहा है, जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, क्या वो सही रेट पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है और ये मैनेजमेंट अप्रेजल इसमें किया जाता है। आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। एंड द लास्ट, ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।